नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज के इस क्लास में बात 10th क्लास के इतिहास की। इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो अध्याय वाइज आधारित है वो मैं अभी चला रहा हूं। चूंकि परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है इसलिए ये आप ही लोगों के मांग पर डाला जा रहा है। कल जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें अध्याय 1 और अध्याय 2, इतिहास का अध्याय 1 और अध्याय 2 पर आधारित 1 नंबर का प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं। आज जो आपके सामने वीडियो मैं रख रहा हूं वो इतिहास के अध्याय 3 जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास, और इतिहास का अध्याय 4 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, इन दोनों अध्यायों पर आधारित ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें से कई प्रश्न विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं और कई के आगे आने की संभावना है। तो एक एक करके प्रश्नों को हम देखते चलते हैं। सबसे पहला जो आपके 10th क्लास का इतिहास का अध्याय 3 हम उठाते हैं, जिसको हम यूनिट 3 या इकाई 3 भी किताब में पढ़ते हैं। इसमें मुख्यतः मैंने 7 ऑब्जेक्टिव प्रश्न उठाए हैं। 7 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको ध्यान में रखना है हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास वाले अध्याय से। पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में सम्मिलित देश कौन कौन हैं? प्रश्न आएगा, हिंद चीन में निम्न में से कौन सा सम्मिलित देश है? या प्रश्न आ सकता है, निम्न में से कौन सा देश हिंद चीन में शामिल है? तो 3 देश हैं शामिल, एक वियतनाम, एक कंबोडिया और एक लाओस। यानी कि वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ये 3 देश हिंद चीन में शामिल हैं। ऑप्शंस अगर आपको ये तीनों नाम याद है तो ऑप्शंस में से आप छांट लेंगे, ठीक है? तो याद रखिएगा, हिंद चीन में सम्मिलित देश वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। अब दूसरा प्रश्न आ रहा है, अंकोर वाट का मंदिर ये कहां है? पूछता है सवाल कि अंकोर वाट का मंदिर निम्न में से किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा नाम, कंबोडिया में। कंबोडिया ये हिंद चीन का एक देश है। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। और किस राजा ने अंकोर वाट का मंदिर बनाया? तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर बनाया। ये भारतवंशी राजवंश था, भारतवंशी राजा है सूर्यवर्मा द्वितीय, और इसने कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर बनाया, जो कंबोडिया में बहुत फेमस हिंदू मंदिर है। डिटेल इसके बारे में मैंने बताया है वीडियो में। आप इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें इतिहास का एक प्लेलिस्ट है और उसका 3रा, 4था या 5वां, 6ठा वीडियो होगा शुरुआती जहां से आप शुरुआत करेंगे। उसमें डिटेल हमने सबके बारे में खूब गहराई से बता रखा है। किताब मैंने पूरी पढ़ा दी है। तो 1 नंबर का सवाल, अब इसमें डिटेल बताना पूरा बहुत संभव नहीं है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को निम्न में से क्या कहते हैं? अब 4 ऑप्शंस रहेगा, तो क्या कहते हैं उसको? कोलोन कहते हैं। ये प्रश्न इस बार के टेस्ट एग्जाम जो 10th क्लास का हुआ है उसमें भी पूछा है सवाल, शायद 3रा नंबर सवाल है वो। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? कोलोन। हिंद चीन वाले इलाके यानी कि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में जो भी फ्रांसीसी बसते थे उनको, या उनके अधिवास वाले इलाके को, उनके बसाव वाले इलाके को कोलोन कहा जाता था। अब आते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न में 2 प्रश्न घुसा हुआ है। एक क्रांतिकारी संगठन है दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन है, और एक किताब का नाम है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। तो इन दोनों का संबंध, यानी कि ये दुई तान होई क्रांतिकारी संगठन का संबंध और द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक का संबंध किस लेखक से है या किससे है? तो फान बऊ चाऊ, इसका आंसर है फान बऊ चाऊ। फान बऊ चाऊ ने दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया और वियतनाम के लोगों को जागरूक करने के लिए, राष्ट्रवाद जगाने के लिए अपने देश में एक किताब लिखी, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। तो ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है
कि हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या है। हो चिन मिन जैसा कि आपको पता है वियतनाम के सबसे पॉपुलर हीरो या सबसे पॉपुलर नेताओं में से एक थे। वियतनाम में राष्ट्रवाद के विकास में इन्होंने बहुत अभूतपूर्व योगदान दिया है। इनके बारे में डिटेल में बता रखा हूं। हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या है, तो हो चिन मिन का दूसरा नाम है न्यूगन आई क्वेक। न्यूगन आई क्वेक ये हो चिन मिन का दूसरा नाम है, सेकंड नेम। छठे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि वियतनाम कांग सांग देंग, ये एक संगठन है। वियतनाम कांग सांग देंग की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की है हो चिन मिन ने। हो चिन मिन जो वियतनाम के क्रांतिकारी, बहुत बड़े क्रांतिकारी। अगला प्रश्न है सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाला पहला व्यापारी कौन था। हिंद चीन पहुंचने वाला पहला व्यापारी कौन था। बहुत सारे गाइड में इसका गलत आंसर दिया हुआ है, यहां तक कि 5 साल का जो क्वेश्चन आया हुआ है वो वाला गाइड उठाइएगा, उसमें भी कई सेट में इसका गलत आंसर है। तो हिंद चीन पहुंचने वाला पहला व्यापारी कौन था, वो था पुर्तगाली। जैसा कि आपको पता होगा भारत का पता लगाने वाला पहला व्यापारी जिसको कहते हैं हम वास्को डी गामा, वो भारत की खोज किया है। और यही वास्को डी गामा और इधर ही से, यानी कि आपको बताएं तो ये अपना भारत हुआ और वास्को डी गामा यहाँ पे आया। वास्को डी गामा यहाँ यानी केरल के कालीकट तट पे पहुंचा था सबसे पहले। और यहाँ पर आपका श्रीलंका है और ये जो आप देख रहे हैं जल का भाग, इसको पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। तो इधर ही इलाके से वो निकल गया, किधर, या अन्य जो पुर्तगाली व्यापारी थे इधर ही इलाके से निकल गए हिंद चीन वाले भाग में, यानी कि लाओस, वियतनाम, कंबोडिया वाले क्षेत्र में पहुंचे। तो सबसे पहला जो व्यापारी था जो हिंद चीन पहुंचा वो थे पुर्तगाली, याद रखिएगा पुर्तगाली। सेकंड नंबर पे कौन पहुंचे हैं, स्पेनी। थर्ड नंबर पे कौन पहुंचे हैं, डच। चौथे नंबर पे पहुंचा है इंग्लैंड और 5वें नंबर पे पहुंचा है फ्रांसीसी। यानी सबसे लास्ट में फ्रांसीसी पहुंचे हैं हिंद चीन वाले क्षेत्र में, परंतु अधिकार हिंद चीन वाले क्षेत्र में किसका हुआ, फ्रांसीसियों का पहुंचा, फ्रांसीसियों का हुआ। सबसे लास्ट में जो पहुंचा है पूरे हिंद चीन वाले क्षेत्र पर अधिकार उसी का हुआ, फ्रांसीसियों का। खैर, तो 1 नंबर का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, हिंद चीन पहुंचने वाला पहला व्यापारी कौन थे या पहले व्यापारी कौन थे, तो वो पुर्तगाली थे, याद रखिएगा। क्लियर। तो ये 7 प्रश्न जो थे वो हिंद चीन के क्षेत्र से थे, या यूं कहे कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास जो अध्याय है उस पर आधारित था। अब उसके बाद जो हम बताने जा रहे हैं आपको, अगला जो प्रश्न है वो संबंधित है भारत के राष्ट्रवाद विकास, यानी कि यूनिट 4 से, इकाई 4 से। इकाई 4 में आपको भारत का राष्ट्रवाद पढ़ना है। भारत में जितने आंदोलन हुए हैं, कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में आपको पढ़ना है। कुछ नामचीन चेहरे हैं क्रांतिकारी, उनके बारे में पढ़ना है। कुछ नामचीन संगठन हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से कौन कौन सा सवाल बन सकता है मैंने निकाला है उसको। 8वां नंबर प्रश्न है भारत में राष्ट्रवाद के विकास से, भारत में प्रथम आईसीएस कौन, या भारत के प्रथम आईसीएस कौन हुए। तो प्रथम आईसीएस भारत के हैं इंडियन सिविल सर्विसेज, इसका पूरा नाम है आईसीएस का। ये एग्ज़ाम है जिसको कंडक्ट कराया जाता था अंग्रेजों के रीजन में, लंदन में, यानी कि ब्रिटेन में इसको कंडक्ट कराया जाता था। और वहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने इंग्लैंड जाके प्रथम इंग्लैंड जाके आईसीएस का एग्जाम निकाला। तो पहले जो भारतीय आईसीएस हुए उनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है। 9वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कई बारी क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और इसके संस्थापक कौन है, इसको स्थापित करने वाला कौन है, A.O. ह्यूम। और स्थापना कहां हुई थी, तो बंबई में हुई थी। इसी से एक और सवाल बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किया, कहाँ हुआ और उसके बाद कौन पहले अध्यक्ष बने, वो सारा जीके क्लियर। 10वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की है? गदर पार्टी एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी दल का पार्टी है, या यूं कहे कि राष्ट्रवादियों का एक पार्टी है। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की है? लाला हरदयाल ने। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाला हरदयाल। कब किया है? 1913 में। और कहां किया है? यूएसए और कनाडा। लाला हरदयाल फॉरेनर, मतलब भारत के बाहर रहते थे, और जब भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था तो वो विदेश में रहते हुए, यानी कि यूएसए अमेरिका में रहते हुए, उन्होंने वहाँ के भारतीयों को एकजुट किया और भारत को आज़ाद करने में चंदा वगैरह इकट्ठा करके देना या अन्य तरह से प्रयास उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किए। तो गदर पार्टी की स्थापना की है लाला हरदयाल ने 1913 में। कहाँ किया? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919 को हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसको अंजाम कौन दिया? तो उस वक्त जो गोली चलाने का ऑर्डर दिया वो था जनरल डायर। जनरल डायर के आदेश पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उसमें करीब 1000 से ऊपर लोग मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हुए। तो गदर पार्टी की स्थापना के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड से यह प्रश्न बनता है। एक और प्रश्न है, हालांकि वो जलियांवाला बाग से पहले ही होना चाहिए था। 12 नंबर, रॉलेट एक्ट ये कब आया? तो 19 मार्च 1919 को भारत में एक काला कानून, जिसे हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं, वो आया। और उसके बाद रॉलेट एक्ट आने के बाद देश में हड़ताल और तमाम तरह से आंदोलन स्टार्ट हो गए। ये एक्चुअली में एक काला कानून इसे गांधी जी ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि बिना किसी, सिर्फ शक अगर किसी क्रांतिकारी या किसी व्यक्ति पर होता था अंग्रेज को, तो वो उसे गिरफ्तार कर लेता था। और सबसे बड़ी बात थी कि गिरफ्तारी के बाद न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील उस व्यक्ति के लिए हो सकता है। डिटेल मैंने डिस्क्रिप्टिव वीडियो जो बनाया है उसमें आप हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। चलिए 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, 1000 से ऊपर लोग मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हुए। इसके विरोध में किसने नाइट की उपाधि और किसने कैसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी? जो अंग्रेजों से ये उपाधियां इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मिला था, ये उपाधि को नाराज होकर, अंग्रेज की कार्रवाई से नाराज होकर उन्होंने लौटा दी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइट की उपाधि कौन लौटाया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ये भारत के काफी नामचीन व्यक्ति थे। और स्वदेशी आंदोलन जब हो रहा था उस वक्त इन्होंने आमार सोनार बांग्रा नाम का एक कविता लिखा था, जो जब बांग्लादेश बना तो वहाँ का ये राष्ट्रीय गीत वहाँ का हुआ। तो नाइट की उपाधि किसने लौटा दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और एक और गांधी जी को एक उपाधि मिली थी अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज खुश होकर दिए थे, कैसरे हिंद की उपाधि। तो इन्होंने भी कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। इन लोगों ने कहा कि भाई एक तरफ हमें तुम सम्मानित कर रहे हो और एक तरफ हमारे देशवासियों पर गोलियां चला के इस तरह से नरसंहार कर रहे हो। तो इन्होंने नाइट की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटाई, कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने लौटाई। यही दो आपको पढ़ना है, वैसे अन्य लोग भी उपाधियां लौटाए हैं। तो 14 नंबर प्रश्न के बाद बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, असहयोग आंदोलन ये कब शुरू हुआ? पूछेगा सवाल असहयोग आंदोलन से कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया या कब असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई है महात्मा गांधी के द्वारा। तो दोनों तरह से प्रश्न, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की या किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। कब किया गया? 1 अगस्त 1920 को। और ये आंदोलन 1922 तक चला है। तो 1920 को हुआ, 1922 को खत्म हुआ। अब कैसे खत्म हुआ? तो असहयोग आंदोलन
गांधी जी ने बहुत बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को ले जाना चाहते थे। और गांधी जी का एक जो नियम था वो ये था कि भाई आंदोलन करेंगे, नेतृत्व भी करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे, परंतु अहिंसक होना चाहिए। आंदोलन कैसा? अहिंसक, मतलब हिंसा आपको नहीं करनी है। परंतु असहयोग आंदोलन जब 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने स्टार्ट किया, आंदोलन बहुत तेज गति से आगे बढ़ा और देखते ही देखते बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन होने लगे। जगह जगह लोग रैलियां और सभाएं, आंदोलन, ये सारा कुछ होने लगा। परंतु एकाएक चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड ये कब हुआ है? 5 फरवरी 1922 को। कहाँ हुआ है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एक जिला है, गोरखपुर में ही एक जगह है चौरी चौरा। वहां पर कुछ आंदोलनकारी पुलिस के लाठी डंडों से गुस्सा कर या पुलिस से गुस्सा कर कुछ पुलिस कर्मियों को एक चौकी में आग लगा दिया और उसमें पुलिस कर्मियों को फेंक दिया, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। तो इस घटना को सुनकर गांधी जी बहुत मर्माहत हुए, बहुत उनको कष्ट हुआ और उन्होंने इसी चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ है। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922, और उसी 5 फरवरी 1922 के बाद असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। तो असहयोग आंदोलन से इतना से ज्यादा सवाल नहीं करेगा। अब आते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न सीधा आप ऐसे ही याद कीजिएगा। मास्टर दा, मास्टर दा के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मास्टर दा के उपनाम से जाना जाता है सूर्य सेन को। ये एक क्रांतिकारी थे, बहुत उद्भिद क्रांतिकारी थे और काफी कुछ अंग्रेजों के सामान को लूटने बूटने का काम इन्होंने किया था। डिटेल हम बता चुके हैं। तो मास्टर दा के उपनाम से किसे जाना जाता है? याद रखिएगा, सूर्य सेन को। अब आते हैं हम एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर, दांडी यात्रा से। दांडी यात्रा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न घुमा घुमा के पूछ सकते हैं आपसे। डिटेल मैंने दांडी यात्रा के बारे में बता रखा है। दांडी यात्रा किसके द्वारा शुरू किया गया? गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। कब? तो 12 मार्च को शुरू किया गया और 12 मार्च से 6 अप्रैल तक दांडी यात्रा चला। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च को की। 6 अप्रैल यानी कि 24 दिन तक वो अपने अनुयायियों के साथ चलते रहे और चलते हुए वो साबरमती, अपने आश्रम जो साबरमती नदी के किनारे है गुजरात में, वहाँ उस साबरमती आश्रम से उन्होंने अपनी यात्रा 12 मार्च को आरंभ की, शुरू की और 6 अप्रैल को वो कहाँ पहुँच गए? दांडी। दांडी समुद्र के किनारे है गुजरात में ही, वहाँ पहुँच गए। और ये घटना कब हो रही है, किस ईस्वी में? तो 1930 में। कितने दिनों की यात्रा? 24 दिनों की। कितना किलोमीटर? 250 किलोमीटर वो पैदल चले। और कितने लोगों के साथ वो चलना स्टार्ट किए थे? 78 लोगों के साथ चलना स्टार्ट किए थे गांधी जी अपने 78 अनुयायी के साथ। तो पूछेगा घुमा घुमा के, एक बार डिटेल अगर आप समझ लिए तो घुमा के कितना भी पूछे तो दिमाग में रहती है बात। देखिए फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं। दांडी यात्रा का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को हुआ। दांडी यात्रा कब समाप्त हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चला? 24 दिनों तक। दांडी यात्रा में कुल कितना किलोमीटर गांधी जी और उनके अनुयायी चले? 250 किलोमीटर। दांडी यात्रा की शुरुआत गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ की? 78 अनुयायियों के साथ। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर। खुदाई खिदमतगार, ये एक स्वयंसेवी संगठन का नाम है। खुदाई खिदमतगार, जिसको हम लाल कुर्ती के नाम से भी जानते हैं। तो खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती नामक स्वयंसेवक संगठन की स्थापना किसने की है? व्यक्ति का नाम बताना है। 4 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इनका नाम याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती नामक स्वयंसेवक संगठन की स्थापना की है। खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान का जो आज क्षेत्र है उस क्षेत्र से वो बिलोंग करते थे और वो एक बड़े क्रांतिकारी थे, गांधी जी के विचारों पर चलने वाले व्यक्ति थे। और इन्हें एक और उपनाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी।
सीमांत गांधी, इनका और भी उपनाम है, खैर आपको बस 2 उपनाम जानना है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार अर्थात लाल कुर्ती स्वयंसेवक संगठन की स्थापना की, और इन्हें यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। 19 के बाद 20वां नंबर प्रश्न है चंपारण आंदोलन। इसका संबंध बिहार से है। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था और बिहार के चंपारण जिले में। गांधी जी ने जो अहिंसक सत्याग्रह की शुरुआत की, या अहिंसक जो आंदोलन जो जिसको वो सत्याग्रह कहते थे, उसका वो प्रैक्टिकल किए थे विदेशों में। पहले दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले वो आंदोलन किए थे, और इस तरह से अहिंसक सत्याग्रह या अहिंसक आंदोलन उन्होंने पहली बार अफ्रीका में किया था, जो दक्षिण अफ्रीका के सबसे नीचे आप देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महादेश के सबसे दक्षिण में देखेंगे एक दक्षिण अफ्रीका देश है, वहीं पर। उसके बाद गांधी जी भारत लौटे हैं। भारत लौटने के बाद इस सत्याग्रह का या अहिंसक आंदोलन जैसे सत्याग्रह का सबसे पहले जो भारत में प्रयोग किया है, या सबसे पहला जो आंदोलन किया है, सबसे पहला जो सत्याग्रह किया है, वो किया है 1917 में, और बिहार के चंपारण जिले में किया है। बिहार का चंपारण जिला उत्तर भाग में है, उत्तर पश्चिम भाग में पड़ता है। तो वहीं पर सबसे पहले उन्होंने चंपारण आंदोलन, या यूं कहे कि तिनकठिया व्यवस्था को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया, जिसे चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, इससे इतना से ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब 21 नंबर में आइए, खेड़ा आंदोलन। ये छोटा छोटा आंदोलन दिया हुआ है, आप बस थोड़ा थोड़ा चीज़ ध्यान में रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला है, अगर पूछेगा भी तो। खेड़ा आंदोलन ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध गुजरात से है। खेड़ा आंदोलन कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। किसने किया? गांधी जी ने किया। गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन कहाँ? गुजरात में किया। बस इतना ही। अब 22 नंबर क्वेश्चन, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से है। मोपला विद्रोह ये जमींदार और किसान के बीच का झगड़ा है, उसको डिटेल मैंने बताया है। तो मोपला विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? केरल से है। 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बारदोली सत्याग्रह, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बारदोली सत्याग्रह ये कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। कब हुआ है? 1928 में हुआ है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे पूछता है कि बारदोली सत्याग्रह बारदोली सत्याग्रह एक तो पूछता है कि बारदोली सत्याग्रह किसने किया? तो याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह किया 1928 में गुजरात में। और एक जो घुमा के क्वेश्चन आता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह के पश्चात मिली, या किस सत्याग्रह के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के आगे सरदार लगा? मतलब सरदार की उपाधि कब मिली, सरदार उनके नाम के आगे कब लगा? ये सबका आंसर है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह को करने के बाद वल्लभ भाई पटेल के नाम के आगे सरदार की उपाधि लगी, और वहाँ के लोगों ने, जो लोग आंदोलन में शामिल थे, उन सब लोगों ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। अब 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रंपा विद्रोह। ये रंपा विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो रंपा विद्रोह ये जो हुआ है, ये दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में हुआ है। और किसने किया? सीताराम राजू। नाम याद रखिएगा, सीताराम राजू ने 1916 में रंपा विद्रोह किया। अब 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ताना भगत एक आंदोलन है। ताना भगत आंदोलन ये किसने किया, या ये किसके द्वारा हुआ, किसके द्वारा संपादित किया गया, या ताना भगत आंदोलन का नेता कौन था? तो याद रखिएगा, जतरा भगत। नाम है जतरा भगत, शायद जतरा बना देते होंगे इसलिए नाम है जतरा भगत। ये ताना भगत जो आंदोलन है, ये मूलतः बिहार झारखंड, पहले तो एक ही में था, तो बिहार झारखंड पहले एक में था। तो झारखंड में छोटा नागपुर की पठारी है, तो छोटा नागपुर के पठारी में एक उरांव जनजाति रहती थी, और इन्हीं उरांव जनजातियों ने जो
आंदोलन किया है उसको हम ताना भगत आंदोलन के नाम से जानते हैं और उसका नेता है जतरा भगत। नेता है नहीं था, ये लोग स्वर्ग सिधार गए हैं। अब एक और है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सीधा क्वेश्चन ऐसे ही आएगा तो सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कांग्रेस पार्टी से थोड़ा सा इनका मनमुटाव हो गया, अलग हो गए, उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने। तो उसके बाद 26 के बाद 27वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, ये भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान सब एक ही में था आज़ादी से पहले। तो उस वक्त मुसलमानों या मुस्लिम कौम के ज़्यादातर लोग उसमें सम्मिलित थे। इन लोगों ने मिलके एक अपना संगठन बनाया जिसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इस संगठन की स्थापना कब हुई है वो पूछता है, 1906 में। और कहाँ हुई, किया गया इस संगठन की स्थापना? ढाका, जो आज बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ इसकी स्थापना की गई। 27 के बाद 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये एक संघ है हिंदुओं का, हिंदुत्व नाम का इनका एक नारा है, इस पर डिटेल मैंने बताया है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आरएसएस शॉर्ट रूप में कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1925 में। और किसने इसकी स्थापित किया? केबी हेडगेवार, केडी हेडगेवार ने इसकी स्थापना की है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। 29 नंबर प्रश्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कथन है, वेदों की ओर लौटो। ये कथन किससे संबंधित है या इस कथन को कहने वाला कौन है? तो वेदों की ओर लौटो, इसका संबंध किससे है? ऐसे सब घुमा फिरा के कैसे कैसे क्वेश्चन करेगा। वेदों की ओर लौटो जब भी देखिए तो मारिए स्वामी दयानंद सरस्वती। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। और 30 नंबर जो प्रश्न है वो है AITUC की स्थापना कब हुई है? इसको इंग्लिश में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल बोलते हैं और हिंदी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है? 31 अक्टूबर 1920 को। अंग्रेजों ने व्यापारी वर्ग को आपस में मिलाने के लिए और व्यापारियों का वोट पाने के लिए, या यूं कहे व्यापारियों का समर्थन पाने के लिए इस तरह के संगठन की स्थापना की है। कब? 1920 में, 31 अक्टूबर 1920 को। ये पूछा हुआ सवाल है। इसमें से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो पूछे हुए हैं और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पूछने की संभावना है। तो जितना मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं आपको हिंट कर रहा हूं, मैं आपका रिवीजन एक तरह से कर रहा हूं कि आप इन बिंदुओं पर फोकस करते रहें, बार बार फोकस करें। क्योंकि आप देखिएगा, अगर स्थिर पत्थर है और उस पर पानी लगातार बहता है तो उस पर काई लग जाती है, परंतु जो पत्थर पानी में लुढ़क रहा है उस पत्थर पे काई नहीं लगती है। तो आप लुढ़कने वाले पत्थर बने, रोज रोज रिवीजन कीजिए, रोज रोज पढ़िए, हर सब्जेक्ट को रोज टच कीजिए। तो ऐसा अगर करेंगे तो आपका दिमाग वैसे ही शार्प बना रहेगा और आराम से बढ़िया नंबर उठा पाएंगे। 40 इस बार का टेस्ट जो परीक्षा हुआ था उसमें 40 क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन एक्चुअली में थे, लेकिन 40 क्वेश्चन का जवाब देना था। 40 प्रश्न में से लगभग 15-16 प्रश्न इतिहास से हैं, यानी कि 15-16 प्रश्न जो हैं वो इतिहास से हैं। लगभग 15 नंबर के जो प्रश्न थे वो इतिहास से थे। 15 प्रश्न इधर है, 4 प्रश्न, 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव था, उसके बाद 2 नंबर का प्रश्न 2-3 को था और लगभग एक आध प्रश्न उधर से था। मतलब कुल मिला के 15 नंबर का प्रश्न आया हुआ था। तो उसमें देखिए, अब प्रश्न का कोई सीमा नहीं है भाई, ऑब्जेक्टिव का कोई सीमा नहीं है। अब आप कहिए कि सर इतना हम बता रहे हैं, इतना में से एकदम लड़ जाएगा तो बस इतना ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। इस बार का जो टेस्ट एग्जाम हुआ उस एग्जाम का एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल अंदर से पूछा है। पूछा कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए रूस और इटली, बी रूस और फ्रांस, सी रूस और इंग्लैंड और डी रूस और जर्मनी। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है इसका जो संबंध है वो रूस और जर्मनी से है, यानी कि रूस और जर्मनी के बीच ये संधि हुई है। और ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया? इतिहास के अध्याय पहला
हाँ, अध्याय पहले से जो बोल्शेविक क्रांति है वहाँ से उठाया है सवाल, जिसमें बताया गया था आपको जब हम पढ़ा रहे थे कि रूस पर पूरी तरह से लेनिन का एक तरह से कब्जा हुआ और लेनिन के हाथों में पूरी व्यवस्था आ गई। तो लेनिन सबसे पहला जो काम किया है वो यही संधि किया, और संधि करके वो जर्मनी से ये संधि करके अपने आप को प्रथम विश्व युद्ध से अलग कर लिया। तो ये कहाँ से प्रश्न उठाएगा, कैसे उठाएगा, इसका कुछ लेखा जोखा तो है नहीं। वैसे मैंने कोशिश किया है डिस्क्रिप्टिव में बहुत गहराई से पढ़ाने का, और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरा जो क्रीम है, मलाई है, उस सब को आपके समक्ष रख देने का। अब आपका काम बनता है कि आप उस डिस्क्रिप्टिव को देखिए, यानी कि जो डिटेल मैंने पढ़ाया है इतिहास के प्लेलिस्ट में जाके उसको देखिए। उसके बाद इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर जो मैं बता रहा हूँ उसको कीजिए, एकदम आसानी से आप करते जाएंगे। एक एक नंबर के लिए मेहनत करना होगा, जद्दोजहद करनी होगी, और 2-4 नंबर से ही कभी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में चला आता है, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाता है, सेकंड थर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। कभी आज फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न लाना बड़ी बात नहीं है, आज परसेंटेज अच्छा लाना बड़ी बात है। 80%, 85%, 75% से ऊपर अगर मार्क्स है आपका, तभी आप कुछ पानी में हैं, यानी कि तभी आपकी इज्जत प्रतिष्ठा है। नहीं तो अब फर्स्ट सेकंड थर्ड में अब कोई प्रतिष्ठा नहीं रही है। 60%, 62% आप पा लिए, कौन सा तीर मार लेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि हमको 75% से ऊपर मार्क्स लाना है, और इतना 75% से ऊपर लाना है तो बाबू एक एक प्रश्न को, एक एक बुक के हर चीज़ को एकदम आत्मसात करना होगा। ये मेहनत आपको इंटर में भी काम आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिए तो बहुत बेकार सा हो गया, भविष्य में भी आपको काम आते रहेगा। एयरफोर्स नेवी का एग्ज़ाम देने जाइएगा, उसमें भी जीके जीएस में ये सब चीज़ें काम करेगा, तो हर जगह आपको काम करेगा ये। इसलिए हमारी कोशिश है कि आपको ज़्यादा बेहतर से बेहतर दे, और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इसका भरपूर लाभ उठाएं। तो आज का ये वीडियो जो है वो एक्सरसाइज 3 और 4 इतिहास के तीसरे और चौथे अध्याय पर आधारित रहा। अब अगला जो वीडियो बनेगा वो 5वें और 6ठे अध्याय पर आधारित रहेगा। दो वीडियो को हम दो अध्याय को हम एक एक वीडियो में समेट रहे हैं, और लगभग सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम निकाल ले रहे हैं, जो क्रीम टाइप का है, जो पूछा हुआ है, जो पूछना आगे पूछेगा, या जिसके पूछने की संभावना ज़्यादा है। हम कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप भी कोशिश कीजिए कि अपने से हम कोई भी कसर न छोड़ें। छठ बीत चुका है, अब टाइम कम है, अब पर्व भी कम है, इसलिए आप फ्री माइंड होके एकदम लग जाइए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, कल ही से ये रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर जो अध्याय आप ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं उस अध्याय का इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या क्या होगा वो आप ज़रा बता दीजिए। तो देखिए, आप नोट कर लीजिए, वैसे टाइम ज़्यादा हो चुका है लेकिन आप नोट कर लीजिए। पहला जो अध्याय है उसमें सबसे मेन जो क्वेश्चन है वो है मेटरनिक युग क्या है लघु उत्तरीय में, और लघु उत्तरीय में ही गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। दीर्घ उत्तरीय में जो प्रश्न है वो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर समाजवाद साम्यवाद में इंपॉर्टेंट कौन है? समाजवाद साम्यवाद में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है लघु उत्तरीय में वो है खूनी रविवार क्या है। उसके बाद लघु उत्तरीय में ही प्रश्न है रूसी क्रांति के 2 कारणों को लिखे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो महत्वपूर्ण है वो है कार्ल मार्क्स की जीवनी और सिद्धांत। अब तीसरा जो अध्याय है हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास वाला, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो है रासायनिक हथियार एजेंट ऑरेंज और नापाम ये क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। और फिर लघु उत्तरीय प्रश्न यह है हो चिन मिन मार्ग क्या था, इसको डिस्क्रिप्टिव में हमने बताया है हो चिन मार्ग क्या था। और ये 2 क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब जो
अध्याय 4 है भारत में राष्ट्रवाद, इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हैं बिहार में किसान आंदोलन या चंपारण आंदोलन जिसको आप कहते हैं, उसके बारे में बताना है, उस पर टिप्पणी लिखनी है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में असहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम को बताना है। और एक प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की भूमिका। तो ये कुछ प्रश्न है जिसके आने की संभावना हमारे नज़र से ज़्यादा है। आप उसकी तैयारी करें। धन्यवाद।